अर्थवर्म आपने देखा है, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, तो ये जहाँ पे थोड़ा पानी खड़ा होता है बारिश होने के बाद ये मिट्टी से निकल आते हैं, कैचवे जिसे हम कहते हैं। ये डायग्राम में बने हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, और हर सेगमेंट के साथ इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम सीटे कहते हैं। आप ये सिंपल डायग्राम में देख सकते हैं, ये नीचे इसके सीटे होते हैं। अच्छा, अर्थवर्म के अंदर इस बॉडी में दो टाइप्स के मसल्स होते हैं। आप ये इस डायग्राम में देखें तो दो किस्म के मसल्स हैं। एक इसके सर्कुलर मसल्स हैं, ये जो ग्रे कलर के हैं, और ये रेड कलर के, ये जो इलोंगेटेड है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो अर्थवर्म्स के अंदर एक तो ये मसल्स दोनों किस्म के, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर हो, इसके अलावा इसके ये सीटे इन्वॉल्व होते हैं अर्थवर्म्स की मूवमेंट्स के अंदर। ये जो सीटें हैं ये इसके नीचे की साइड पे, जस्ट लाइक जिस तरह छोटी छोटी टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, ये इस तरह से मौजूद होते हैं। और ये इसके अंदर भी चले जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। जैसे कि ये वाले पोर्शन आप देखें जहाँ पे बी लिखा है, तो यहाँ पे जो इसकी सीटें हैं, इसकी इन साइड द बॉडी है, और यहाँ पे ये बॉडी से बाहर आए हुए हैं। अच्छा, इसमें अर्थवर्म में होता क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल जो है ये अल्टरनेटिवली एक दूसरे के बाद जो है ये कंट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये जो लार्जर साइज है इसका, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, जो लंबाई के रूप मसल्स पाए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और जबकि जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स फॉर्म में है, रिलैक्स है तो वो इलोंगेटेड है। तो जिस जो ऐसी स्टेज होगी वहां पे ये बल्ज जो होगा, अर्थवर्म की बॉडी बल्ज जो होगी, जैसे इकट्ठी हुई होगी या सुकड़ी हुई होगी। और जहां पर ये अर्थवर्म की बॉडी बल्ज होगी, और उसी साइड पे इसके जो सीटें हैं वो भी उसकी बॉडी से बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुए होंगे। अर्थवर्म के जो सीटें हैं इसकी बॉडी के बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड फॉर्म में होंगे। और ये अल्टरनेटिव सेगमेंट्स इसकी बॉडी में इसी तरह होंगे कि ये जो है, यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स्ड हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, और यहाँ पे रिलैक्स है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स बॉडी के अंदर पाई जाती है, जहाँ पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, लेकिन वहां पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स होंगे। जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उनकी लेंथ ज्यादा होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तो वो शॉर्टर फॉर्म में होते हैं, सुकड़ जाते हैं, उनकी लंबाई कम हो जाती है। लिहाजा तो जिस साइड पे ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स्ड हैं और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, तो अर्थवर्म की बॉडी के उस रीजन्स के अंदर सीटें जो है वो बॉडी के अंदर दन चुकी होते हैं, वापस जा चुकी होते हैं। और जहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हैं, मतलब ये पूरी बॉडी इसकी कॉन्ट्रैक्टेड है, इस कॉन्ट्रैक्टेड रीजन्स के अंदर इसकी बॉडी से ये छोटे छोटे सीटी बाहर आए होते हैं, जो कि उसके सबस्ट्रेटम के साथ या सॉलिड सरफेस के साथ या जमीन के साथ उसको मजबूती के साथ बाइंड करने में मदद देते हैं। लिहाजा जिस साइड से ये अर्थवर्म जमीन से बाइंड किया होता है, और उसका एंटीरियर एंड जो उसका अगला हिस्सा है वो बाइंड नहीं किया होता, वो फैलता है, वो आगे की तरफ जाता है, और अर्थवर्म जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। इसी तरह आप डायग्राम, दूसरी डायग्राम नीचे की तरफ देख ले। अब ये पोजीशन, ये उन्होंने दो पोजीशन मेंशन की है, ए बी। एक वो उन्होंने क्या है कि हमेशा ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। अब ये यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है, ये बी ए में कन्वर्ट हो गया, और ये रिलैक्स हो गया। ये इस तरह अर्थवर्म आगे की तरफ मूव करता चला जाता है कि पहले जो एक हिस्सा है वो जो जमीन के साथ बाइंड किया होता है, अगले ही लम्हे उससे अगले वाला हिस्सा जमीन के साथ बाइंड करता है, और उसका पीछे वाला हिस्सा जो है वो जमीन से अनबाइंड कर जाता है। इसी तरह ये अल्टरनेटिव वेव आगे की तरफ चलती है। इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल, और साथ इसमें हेल्प करते हैं इसके सीटे जो बॉडी से एक्सटेंड होते हैं बाहर की तरफ। ये तीन स्ट्रक्चर्स जो है ये बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं।
वो टेक्निकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ हवाले से, या आप लोगों ने इसको देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से आता है ये। उसके बाद है जी लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच का हमें पता है ये बहुत फास्ट मूविंग है और जरूरत पड़ने पे ये फ्लाइंग एक्टिविटी भी शो करता है, स्विफ्ट वॉकिंग है एंड फ्लाइट मूवमेंट शो करता है। अर्थवर्म्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 3 लेग्स इसकी एक साइड पर और 3 लेग्स इसकी एक साइड पर होती हैं। लिहाजा अर्थवर्म्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। और इसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। विंग्स इसके एक इसका एंटीरियर एंड पे विंग्स अटैच होता है और एक इसका थोड़ा पीछे की तरफ इसकी टेल रीजन की तरफ, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर एंड। एक इसका पोस्टीरियर एंड पेयर होता है और एक इसका एंटीरियर एंड पेयर होता है। और इसी तरह जो लेग्स है 3 एक साइड पर और 3 एक साइड पर। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है इनकी, जो लेग्स की मूवमेंट्स और जो फ्लाइंग एक्टिविटीज है ड्यूरिंग वॉकिंग। ये क्या करते हैं, जो वॉकिंग है, जो एक साइड की टांगे यूज होती हैं, जो सामने वाली टांग है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं इधर। तो फोर लेग जो है ये बॉडी को आगे की तरफ खींचती है, इसकी सामने वाली लेग एक बॉडी को आगे की तरफ खींचती है, जबकि इसकी पीछे वाली लेग जो है ये इसको पीछे से इसको आगे की तरफ पुश करती है। पिछली टांग इसको आगे की तरफ पुश करती है और उसकी एंटीरियर लेग, लेकिन ये अल्टरनेट होता है। इस साइड वाली एंटीरियर लेग इसको आगे की तरफ खींचती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वॉकिंग द लेग्स आर यूज ऑन वन साइड, द फोर लेग पुल्स द बॉडी फॉरवर्ड एंड द हाइंड लेग पुशेस इट इन द सेम डायरेक्शन। और ये इसकी जो पीछे वाली टांग है ये इसको आगे की तरफ पुल करती है, जबकि जो सेंटर वाली लेग है इसी साइड पे वो एक पिलर का काम करती है, वो एक सहारे का काम करती है, एक स्टिक का काम करती है, जो कि बॉडी को ऊपर की तरफ उठा के रखती है। इन द मीन टाइम द रिमेनिंग 3 लेग्स बिगिंस टू मूव टुगेदर। और जबकि उसी वक्त जो दूसरी साइड की तीनों लेग्स हैं वो भी मूव करती हैं एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। और ये प्रोसेस रिपीट होता है। इसको दोबारा आप समझ लीजिए, इस साइड की एंटीरियर लेग 4 लेग सामने वाली टांग इसकी बॉडी को आगे की तरफ पुल करेगी, खींचेगी। और इसी साइड की ये जो पीछे वाली लेग है ये इसको आगे की तरफ पुश करेगी, ये पुल करेगी, खींचेगी और ये धक्का लगाएगी। और ये सेंटर वाली लेग है ये एक इसका पिलर का काम करेगी, जबकि अल्टरनेटिवली जो उसकी ऑपोजिट 3 लेग्स हैं ये मूव करेंगी। ये जो इसका मैकेनिज्म है ये रिपीट होगा अगले ही लम्हे। इसकी बॉडी की जो ऑपोजिट लेग है ये वाली लेग्स, ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसकी लेफ्ट साइड पर, और जो इसका मैकेनिज्म राइट साइड पर था मूवमेंट वाला वो इसकी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हर लम्हे इसका ये जो मैकेनिज्म है मूवमेंट का ये राइट और लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है। और ये बहुत फास्ट मूविंग इंसेक्ट कहलाता है। जबकि हम इसकी अगर विंग्स की बात करें, इसमें अभी मैंने बताया कि इसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक इसमें पोस्टीरियर होता है। जो इसका पोस्टीरियर पेयर है विंग्स का, पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स, ये बहुत ही तेजी से फ्लाइट पैदा करता है। ये हवा के अंदर इस तरह से इसके पर फड़फड़ाते हैं, इसके विंग्स हवा में बीट करते हैं कि ये इसकी बॉडी को हवा को काटते हुए इसकी बॉडी को उठाते हैं और इसकी बॉडी को उठा के हवा में से थोड़ा आगे लेके जाते हैं, इसकी बॉडी को फॉरवर्ड मूव करने में मदद देते हैं कॉकरोच के जो विंग्स हैं। सो देयर आर 2 mechanism in cockroach movements. One is the walking movement and second is the flight movement. फ्लाइट मूवमेंट्स के अंदर विंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि वॉकिंग मूवमेंट्स के अंदर इसकी लेग्स इन्वॉल्व होती हैं। कि एक लेग ये देखें आगे की तरफ जा रही है, एक ये जो सेंटर वाली है ये हमेशा पिलर का काम करती है एक साइड पे, जबकि इसकी ऑपोजिट साइड पे तीनों लेग्स आपस में मूव कर रही होती हैं।
उसके बाद हम मूव करेंगे लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल आपको पता है कि ये पौधों में, दरख्तों के नीचे जो है ये स्नेल्स पाए जाते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक सिपी, एक शेल होता है स्ट्रॉन्ग किस्म का, वाइट कलर का, कैल्शियम का बना हुआ, जबकि उसके अंदर इसकी बॉडी एग्जिस्ट करती है। इसकी बॉडी को हम हेड फुट भी कहते हैं। ये जो स्नेल की सॉफ्ट बॉडी है, जहाँ पे एक हेड है और पीछे इसका फुट है, इसकी बॉडी को हेड फुट भी कहते हैं, और कुछ इसको पीड भी कहते हैं। तो इसमें एक पीडल वेव्स पैदा होती हैं, स्नेल के अंदर एक पीडल वेव्स पैदा होती हैं कि जो कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड मूव करने में मदद देती हैं। ये क्रॉल करता है और स्लोली क्रॉलिंग एक्टिविटीज शो करता है। इस मसल्स के अंदर खास मसल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश, उसके अंदर आपको पता है एक सेंट्रल डिस्क होती है, उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। ये आपने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस किया था। और इसके अलावा इसके 5 जो हैं बाजू होते हैं, 5 आर्म्स होते हैं, और इन 5 आर्म्स का एक खास स्ट्रक्चर होता है। इन 5 आर्म्स के अंदर इनकी लोअर साइड पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट हम जिसको कहते हैं, ट्यूब फीट एक सक्शन कप का काम करते हैं। सक्शन कप के जैसा एक वैक्यूम कप होता है, कुछ मीन के साथ वो चिपक जाए, या जिस तरह मोबाइल के होल्डर होते हैं गाड़ियों में लगाने वाले या किसी चीज को सपोर्ट करने वाले, तो उनमें एक वैक्यूम पैदा होता है। उस वैक्यूम की वजह से उसका जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है वो फौरी से अपनी सॉलिड सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। इसी तरह स्टारफिश के अंदर ये जो इसके ट्यूब फुट है, इसका भी वही वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। ये जो ट्यूब ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट इस स्टारफिश की लोअर साइड पे, तमाम बाजुओं में, तमाम आर्म्स में लोअर साइड पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं। तकरीबन तमाम सरफेसिस को इस ट्यूब फिट ने कवर किया होता है। अगर हम इसकी अनाटमी की बात करें तो अनाटमिकली इसकी सेंट्रल डिस्क के अंदर एक सुराख होता है, उसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइड। और मैड्रीपोराइड डिस्क के साथ कनेक्टेड होते हैं 5 रेडियल केनाल। 5 इसके रेडियल केनाल एक्सटेंड होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है रेडियल केनाल, ये रेडियल केनाल है, ये सेंटर में वाइट कलर की, ये हर आर्म के अंदर ये रेडियल केनाल एक्सटेंड की होती है, ये रेडियल केनाल। और ये जो ट्यूब फुट हैं ये रेडियल केनाल के दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। ये जो लाइट ब्लूइश कलर में दिखाया गया है, ये इस सब के अंदर वाटर मौजूद होता है, जबकि ये येलो कलर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे येलो कलर वाले को, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इस वाइट कलर या ब्लूइश पार्ट जो है। ये जो यहाँ भी ब्लूइश पार्ट है, यहाँ भी है, ठीक है ना, मैड्रीपोराइड जहाँ भी लिखा हुआ है ये सारा ब्लूइश पार्ट है। ये इसका वाटर केनाल सिस्टम कहलाता है। इन सब के अंदर वाटर मौजूद होता है, वाटर केनाल सिस्टम के अंदर। अच्छा, ये जो ट्यूब फीट है, जब इसने किसी सरफेस के साथ अटैच होना होता है तो इसकी बॉडी से ये बाहर आ जाते हैं नीचे की तरफ। जब इसने अटैच नहीं होना, अगर इसने कोई स्विमिंग एक्टिविटी शो करनी है तो ये ट्यूब फीट इसकी बॉडी में वापस चले जाते हैं। लिहाजा जब इसके अंदर वाटर फिल होता है तो ये ट्यूब फीट बाहर की तरफ आ जाते हैं, और इनके अंदर सक्शन कप होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको मजबूती के साथ अटैच करने में मदद देते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस बॉडी को उस तरफ ये खींचते हैं। लिहाजा स्टार फिश जो है, स्टार फिश उसी डायरेक्शन में फिर ये मूव करती है। उसके अलावा स्टार फिश के जो बाजू है इसको फ्री स्विमिंग में भी पानी के अंदर मूवमेंट में मदद देती हैं। 2 किस्म की मूवमेंट पाई जाती हैं स्टार फिश के अंदर। एक तो ये वॉकिंग मूवमेंट है या सिंपल मूवमेंट है ऑन द सबस्ट्रेटम, और सेकंड टाइप जो इसकी मूवमेंट्स है, सेकंड टाइप मूवमेंट इज फ्री मूवमेंट या फ्री स्विमिंग मूवमेंट इन द मूविंग वाटर।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट। इससे पहले जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारे का सारा इनवर्टिब्रेट थे, जैसा कि अर्थवर्म, कॉकरोच, उसके अलावा फिर ये स्टारफिश, स्नेल, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जबकि इसके बरक्स जो एनिमल जिनके अंदर बैकबोन होती है, जो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर मूवमेंट या वॉकिंग एक्टिविटीज काफी फास्ट होती हैं और काफी डिफरेंट होती हैं। और हमें पता है वर्टिब्रेट्स को हम 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वर्टिब्रेट के जो 5 ग्रुप हैं, सबसे सबसे पहले उसमें फिश आएगी। फिश के बाद उसमें फिश के बाद उसमें जो है फ्रॉग्स हैं। फ्रॉग्स के बाद उसमें एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस के बाद उसमें रेप्टाइल्स हैं और रेप्टाइल्स के बाद उसमें बर्ड्स और मैमल्स हैं। लिहाजा ये 5 ग्रुप्स हैं। इन पांचों ग्रुप्स के अंदर जो इसकी मूवमेंट्स हैं वो सबकी मूवमेंट्स डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत होती हैं। सबसे पहले हम फिश को डिस्कस करेंगे। जो फिश है, फिश के बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन होती है जो इसको फास्ट स्विमिंग या फास्ट मूवमेंट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती है। अगर हम फिश के स्ट्रक्चर की बात करें, ये डायग्राम है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिश के अंदर जो है खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम फिन्स कहते हैं। फिन्स की फिन्स को नाम दिया गया है उनकी बॉडी की पोजीशन के लिहाज से। वो फिन्स जो कि टेल बनाते हैं, दुम बनाते हैं, टेल फिन या कॉर्डल फिन कहते हैं हम उनको। और वो फिन जो उसकी एनस के पास होते हैं उसको हम एनल फिन कहते हैं। और एक फिन जो उसकी अपर सरफेस के ऊपर, डॉर्सल सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, जैसा कि शार्क में होता है, उसको हम डॉर्सल फिन कहते हैं। इसके अलावा कुछ फिन उसके ये साइडों पे दो छोटे छोटे फिन्स होते हैं जो कि उसके जहाँ पे नेक रीजन उसका अटैच होता है, नेक रीजन खत्म होता है गर्दन के पास, जहाँ पे सर खत्म होता है, उसको हम पेक्टोरल फिन कहते हैं। पेक्टोरल फिन। और एक फिन उसका यहाँ पे नीचे वाली साइड पे एंटीरियर रीजन पे होता है जिसको हम पेल्विक फिन कहते हैं। पेक्टोरल फिन्स और कार्डल फिन्स, ये दोनों जो है ये पेयर्ड होते हैं, जबकि डॉर्सल फिन, एनल फिन ये पेयर्ड नहीं होते। अच्छा, इस फिश की जो स्विमिंग है, एक तो फिन्स की मदद से होती है, दूसरा इसकी बॉडी के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, ये भी इसकी बॉडी में एक वेव लाइक पैटर्न या वेव लाइक मूवमेंट्स पैदा करते हैं जो कि इस फिश को वाटर के अंदर स्विमिंग एक्टिविटीज में मदद देते हैं। Swimming in water presents very different problems from walking on land. जमीन पर चलने की निस्बत जो पानी में तैरने का मैकेनिज्म है ये काफी डिफरेंट होता है। या बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं ये उससे भी काफी मुख्तलिफ होता है। और फिश की बॉडी है ये स्ट्रीम लाइन होती है, वो दोनों तरफ से ये टेपर्ड होती है। यानी कि यहाँ पे देख लें और यहाँ पे देख लें, ये टेपर्ड है, स्ट्रीम लाइन है। और सेंटर से ये बल्ज है, सेंटर से इसकी बॉडी मोटी होती है, इसको हम कहते हैं टेपर या स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन आप इसको बोट शेप भी कह सकते हैं, कश्ती की तरह कि जो बोट शेप या कश्ती की तरह जो है दोनों उसके एंड बारीक होते हैं जबकि सेंटर से काफी स्पेसियस या मोटी होती है। इसका पर्पस ये होता है कि बॉडी के अंदर इसकी फ्रिक्शन कम की जाए। जो उसके टेपर एंड है वो पानी को कट करते चले जाते हैं। अगर उसकी एंटीरियर सरफेस ही वाइड होगी तो वो वाटर के सामने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेंगे और फिश वाटर के अंदर बहुत तेज़ी के साथ स्विम नहीं कर सकती। लिहाजा इसके दोनों एंड टेपर होने की वजह से ये पानी को कट करती है और पानी के अंदर वाटर में इसकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है। अच्छा, ये तो हमने कहा फिन्स के अलावा
इसकी बॉडी से कोई स्ट्रक्चर नहीं बाहर निकला होता, सिर्फ इसकी बॉडी में फिन्स होते हैं। और इसके अलावा फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स भी होती है, जैसे चाने वगैरह कहते हैं। आपने अगर कभी मछली की खरीदारी की है तो आपको पता है कि उसका गोश्त बनाने से पहले जो कसाई है उसकी बॉडी को एक तेजदार आले से पहले साफ करता है। उसकी बॉडी को साफ करने के प्रोसेस से जो छोटे छोटे नेल्स की तरह के स्केल्स उतरते हैं, उनको हम कार्टिलेजिनस स्केल्स कहते हैं। ये जो स्केल्स हैं, ये स्केल्स भी, इनकी खास डायरेक्शन होती है बॉडी के ऊपर। ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर डायरेक्शन में ये पॉइंटेड हुए होते हैं, और ये भी वाटर के अंदर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। और दूसरा, इसके ऊपर एक खास स्लिमी सा एक म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, एक जेली लाइक फ्लूइड इनके ऊपर होता है, जिसकी वजह से इनका एक स्लिपी अपीयरेंस होती है। आपने देखा होगा ना, मछली को हाथ में पकड़े तो स्लिप होती है। तो ये फिश की ये भी एक अडॉप्टेशन है कि जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर फास्ट मूविंग एक्टिविटी शो करती है। ये जो स्केल्स हैं, इनके साथ कुछ खास ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स या म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इसकी सरफेस को स्लिमी रखते हैं और वाटर के अंदर फिश के रेजिस्टेंस को कम करते हैं। अभी तक हमने इसकी 3 अडॉप्टेशन डिस्कस की हैं फिश की। एक अडॉप्टेशन इसकी बॉडी की शेप, दूसरी अडॉप्टेशन इसकी बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले फिन्स, और तीसरी अडॉप्टेशन या इसकी बॉडी में पाए जाने वाले स्केल्स और उनके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो कि ग्लैंड्स जो हैं वो सेक्रेशन पैदा करते हैं। उसके अलावा इसकी बॉडी में जो फिन्स होते हैं, ये भी एक अडॉप्टेशन है कि फिन्स मूव करते हैं, जिस तरह कश्ती में चप्पू होते हैं, जो कश्ती को मलाह चलाने वाले कश्ती को चलाते हैं, तो वो पैडल होते हैं, हाथ से बने हुए पैडल या जिनको चप्पू कहते हैं। तो उनको पानी में वो बीट करते हैं दोनों तरफ से, तो कश्ती आगे को मूव करती है। इसी तरह इसके जो फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स, वो भी कभी कभार इस तरह काम करते हैं और उसकी बॉडी को आगे मूव करने में मदद देते हैं, जैसा कि डार्सल फिन्स, वेंट्रल फिन्स या अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। जो अनपेयर्ड फिन्स बॉडी को स्टेबलाइज करती हैं, जबकि पेयर्ड फिन्स पेक्टोरल फिन्स होते हैं, और पेल्विक फिन्स जो है ये स्टीयरिंग में, यानी कि चप्पू की तरह बॉडी में वाटर में ये मूव करवाते हैं और एनिमल को बैलेंस करते हैं। ये तमाम फिन्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल स्ट्रक्चर और भी होता है, जिसे हम कहते हैं स्विम ब्लेडर। ये सबसे लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है, इसको हेडिंग देता हूँ अभी मैं। स्विम ब्लेडर जो है, ये इसके तकरीबन एंटीरियर एंड में थोरेसिक कैविटी के अंदर एक खास बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आपने देखा है जब मछली को चाक किया जाता है तो उसमें से एक छोटा सा गुब्बारा निकलता है व्हाइट कलर का, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बना होता है। उस बैलून के अंदर, उस स्विम ब्लैडर के अंदर एयर होती है। ये स्विम ब्लैडर फिश को वाटर के अंदर इसकी एक वर्टिकल पोजीशन मेंटेन करने में मदद देता है कि फिश कितनी गहराई में अपने आप को सस्पेंड करती है, यानी कि फिश वहां पे अपने आप को रोक लेती है मुख्तलिफ लेवल के ऊपर। फिश अपने आप को मुख्तलिफ लेवल के ऊपर रोकती है, जिसको हम स्विम ब्लैडर की वजह से अडोप्टेशन कहते हैं। यानी कि वो यहाँ पे रोकती है, या और ऊपर या और ऊपर या बिल्कुल सरफेस के ऊपर ले जाए। लिहाजा फिश जो है अपने स्विम ब्लैडर के अंदर, जो उसके चेस्ट कैविटी के अंदर जो पाया जाता है, उसके अंदर वो एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है। जितना ज्यादा उसके अंदर हवा का दबाव होगा, मछली उतनी ज्यादा ऊपर वर्टिकल पोजीशन में चली जाएगी। जितना उसके अंदर हवा का दबाव कम होगा, जितना एयर प्रेशर वो कम करेगी या उसमें से एयर को रिलीज करेगी, वो उतना ही ज्यादा नीचे बॉटम की तरफ मूव करेगी। लिहाजा स्विम ब्लैडर जो है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, फिश को जो है ये मूव करने में या अडॉप्ट करने में मदद देते हैं। लिहाजा इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि टोटल 5 किस्म की अडॉप्टेशन होती हैं। एक इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसके अलावा एक इसकी जो है टेपर्ड एंड, उसके अलावा इसमें स्पेशलाइज्ड फिन्स, इसके अलावा इसकी बॉडी के मसल्स,
और इसमें फोर्थ नंबर पे इसकी बॉडी में पाए जाने वाले, स्किन में पाए जाने वाले स्केल सरफेस पे, और स्केल के साथ इसमें एसोसिएटेड म्यूकस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स। और इसके अलावा इसकी फिन्स की जो है वो हम कह लेंगे मूवमेंट्स, फिन्स के पेडल लाइक मूवमेंट्स के अलावा मूवमेंट्स इन बुएंसी। बुएंसी हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन को जो मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्विम ब्लैडर, बुएंसी को मेंटेन करना, इसको इस मैकेनिज्म को बुएंसी कहते हैं। बुएंसी बुएंसी इज द मैकेनिज्म which maintains the vertical position in the water of the fish, तो जो स्विम ब्लैडर की मदद से होती है। मेरा ख्याल है कि आज का जो सेशन है यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं।